होगी आवाज आ रही है? नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। कल के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, कल मैं स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सका। आज हम रोजाना की कड़ी में वापस पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे। राजव्यवस्था का हमारा टॉपिक चल रहा था। राजव्यवस्था के टॉपिक पे हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक था प्रमुख प्रधानमंत्री, और आज के लिए मैं फिर क्षमा चाहता हूं कि आज मैं आपसे डायरेक्ट रूबरू नहीं हो पा रहा। इंटरनेट खामियों के कारण आज डायरेक्ट रूबरू नहीं हो पा रहा। तो आज जो हम आपको वो क्लास तो वैसी ही है, लेकिन वो वीडियो बनाकर आपको डाल रहे हैं, आपसे प्रत्यक्ष रूप से रूबरू नहीं हो पा रहे, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। देखो, क्षमा प्रार्थी हूं इसके लिए। और अब मैं कहना चाहूंगा आपको कि आज का जो टॉपिक है हमारा राजव्यवस्था का है। राजव्यवस्था में प्रधानमंत्री का टॉपिक है, और प्रधानमंत्री में हम 3 प्रधानमंत्रियों के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। पहला प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, जिनके बारे में हमने बात की। सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री भी थे, और मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में बताया कि यह केवल प्रधानमंत्री का टॉपिक नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री के कार्यों को भी हम बता रहे हैं, और कार्यों के माध्यम से हम ये चीज बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ इसमें समाहित हो जाएगा। तो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सर्वाधिक कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू। सेकंड प्रधानमंत्री हमारे थे लाल बहादुर शास्त्री, जो विदेश में मृत्यु हुई थी उनके बारे में हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया। और थर्ड प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और आज हम चौथे प्रधानमंत्री से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे आपके सामने। तो ये दोस्तों आज का टॉपिक है, लेकिन इनके साथ साथ हम अलग अलग चीजें भी बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किए, जिससे हमें और ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो अब आइए आप आगे अब पढ़ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का टॉपिक के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री के टॉपिक के बारे में आप देखिएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री और सर्वाधिक कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू हो गए। सेकंड नंबर के प्रधानमंत्री कौन हो गए? लाल बहादुर शास्त्री हो गए। और लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो प्रधानमंत्री हमारे हैं वो आपके कौन हो गए? प्रधानमंत्री बाद में इंदिरा गांधी। फोन मत उठाना किसी, वो मार खा गया। जल्दी कर, देख खिलाओ वहां से, जल्दी। अब देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में हम बताना चाह रहे हैं आपको। तो तीसरा प्रधानमंत्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, चौथा। तो फोर्थ प्रधानमंत्री हमारे चौथे नंबर के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में मैं एक बार आपसे बात करूंगा। तो मोरारजी देसाई। चौथे जो प्रधानमंत्री है वो हमारे कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, देखिएगा। अब मोरारजी देसाई जो चौथे प्रधानमंत्री है उनके बारे में देखिए। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। देखो, पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो गया, दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हो गए, तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो गई, चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या 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 है। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। प्रथम गैर कांग्रेसी मतलब जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहले थे कौन? मोरारजी देसाई। एक बात। दूसरी बात, गैर कांग्रेसी मतलब पार्टी का नाम कौन सा था? जनता पार्टी। जनता पार्टी और उनके सहयोगी, जनता पार्टी और उनके सहयोगी। ठीक है। अगली बात है, इनका जो जन्मदिवस आता है, इनका जो जन्मदिवस है, तो जन्मदिवस देखिए वह आपका 29 फरवरी को आता है, 29 फरवरी। और ये हमारे देश में वित्त मंत्री भी रहे हुए हैं। मोरारजी देसाई क्या रहे हैं? वित्त मंत्री। तो 29 फरवरी को ये बजट प्रस्तुत करते थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि जन्म दिवस को बजट प्रस्तुत करने वाले प्रधानमंत्री, जन्म दिवस को बजट प्रस्तुत करने वाले प्रधानमंत्री, करने वाले पीएम हो गया। यानी ये हमारे देश के वित्त मंत्री भी रहे हैं
और वित्त मंत्री सर्वाधिक समय तक उन्होंने बजट भी प्रस्तुत किया है। तो इनका जन्मदिवस 29 फरवरी को आता है और फरवरी का अंतिम दिन है। अतः अंतिम दिन है तो जन्मदिवस को बजट प्रस्तुत करने वाले क्या थे? पीएम थे। जन्मदिवस को बजट प्रस्तुत करने वाले क्या थे? पीएम। ठीक है, तो ये जन्मदिवस को बजट प्रस्तुत करने वाले पीएम हो गए। बोलो क्लियर है? अब हम बात करना चाह रहे हैं कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न मिला है और भारत रत्न के साथ साथ इनको पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा पुरस्कार है निशाने इम्तियाज भी मिला है। निशाने इम्तियाज भी मिला है। तो कहने का मतलब ये एज ए हमारा जैसे सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, वैसे ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार है निशाने इम्तियाज। तो मैं ये कहूंगा कि भारत रत्न और निशाने इम्तियाज प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो निशाने इम्तियाज और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री थे आपके कौन? मोरारजी देसाई। तो मैं एक बार बोल दूं, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी और सहयोगी पार्टियों से मिलकर बने। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत रत्न भी प्राप्त किया और निशाने इम्तियाज भी प्राप्त किया? और निशाने इम्तियाज कहाँ का है? तो पाकिस्तान का। और इनका जन्मदिवस कब आता है? तो 29 फरवरी को। और जन्मदिवस को बजट प्रस्तुत करने वाले पहले पीएम थे। जन्मदिवस को बजट प्रस्तुत करने वाले पीएम थे, यानी जन्मदिवस पर अपना बजट प्रस्तुत करने वाले जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? तो मोरारजी देसाई। वित्त मंत्री थे तो मोरारजी देसाई। अब ये तो हो गई इनकी बात। अब इन्होंने क्या क्या काम किए उनके बारे में आपको बताते हैं। तो देखो, इनका एक तो सबसे बड़ा चर्चित तो था 44वां संविधान संशोधन, जो कई बार पूछा हुआ। 44वां संविधान संशोधन पिछली बार रीट में पूछा था कि 44वां संविधान संशोधन किसके समय किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, 78। एक इन्होंने अनवर्त योजना, रोलिंग प्लान, अनवर्त योजना दी थी। अनवर्त योजना यानी रोलिंग प्लान। ठीक है, रोलिंग प्लान दिया था इन्होंने, एक बात। और एक आपका तीसरी जो बात है, ये वास्तविक गुट निरपेक्षता कंसेप्ट। विदेश नीति में कौन सा कंसेप्ट दिया? वास्तविक गुट निरपेक्षता। तो ये तीनों चीजें इनकी आती है। गुट निरपेक्षता ये थोड़े समय तक रहे, लेकिन ये तीन चीजों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब आया 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन में आपको पता ही है सबसे बड़ा काम हुआ था संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का जो अधिकार है सबसे बड़ा काम है। और तो कई बातें हुई। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। कानूनी अधिकार, ये काम हुआ। कानूनी अधिकार बनाया गया। तो देखिए, अधिकार बनाया। ठीक है, एक तो बड़ा काम ये हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 कब आया था? तो मोरारजी देसाई के काल में। और मोरारजी देसाई ने इसमें क्या काम किया था? तो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था। अनुच्छेद कौन सा था? मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद था? तो 31 था। और 31 से हटाकर इसको कौन से में डाल दिया? तो 300 में डाल दिया। तो ये कौन सा अधिकार बन गया? कानूनी अधिकार। आपको पता है हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय योजना चलती थी। तो रोलिंग प्लान लाने वाला, रोलिंग प्लान कौन सा प्रधानमंत्री लाया था? तो रोलिंग प्लान मतलब योजना, पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए बनेगी। कितने वर्ष के लिए बनेगी योजना? पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए होगी। 5 वर्ष के लिए होगी, लेकिन उद्देश्य प्रत्येक वर्ष परिवर्तित किए जाएंगे। उद्देश्य प्रत्येक वर्ष परिवर्तित किए जाएंगे। तो देखिए, दूसरी बात, परिवर्तित किए जाएंगे। ये लो, रोलिंग प्लान क्या था कि पंचवर्षीय योजना बनेगी तो 5 वर्ष के लिए, लेकिन उसके उद्देश्य प्रत्येक वर्ष क्या कर दिए जाएंगे? प्रत्येक वर्ष परिवर्तित कर दिए जाएंगे, यानी उद्देश्य रोल कर दिए जाएंगे। तो रोलिंग प्लान इसको बोलते हैं। ठीक है, और एक वास्तविक गुट निरपेक्षता। तो आपने देखा
तो गुटनिरपेक्षता का जनक किसको माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन गुटनिरपेक्षता को वास्तविक स्थिति पर पहुंचाने वाला प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई का ये परिचय है और ये वास्तविक गुटनिरपेक्षता वाला एक बार सेकंड ग्रेड में आया हुआ, अनवर्त योजना 44वां संशोधन रीट में आया हुआ है। सब क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन आते हैं तो इनके बारे में। तो अब हमने मोरारजी देसाई के बारे में बात करी कि मोरारजी देसाई का परिचय, चौथे नंबर का प्रधानमंत्री हैं, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, 29 फरवरी को उनका जन्मदिवस आता है, निशाने इम्तियाज और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री हैं। अब उन्होंने कौन कौन से काम किए वो सब चीजें आपकी आ गया। ये हो गया 4 प्रधानमंत्री, कितने बताए? 4। अब 5वें प्रधानमंत्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अगला प्रधानमंत्री आप 5 नंबर पे आइए। तो 5 नंबर प्रधानमंत्री आए चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। अब देखिएगा, पहला नंबर तो है 23 दिसंबर इनका जन्मदिवस आता है। कौन सा दिवस आता है? 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को इनका जन्मदिवस को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? किसान दिवस। और ये किसान दिवस क्योंकि ये सबसे बड़े किसान नेता थे, सबसे बड़े किसान नेता थे उस समय, किसानों के पक्षधर थे, सबसे बड़े किसानों के पक्षधर, इसलिए इनके नाम से किसानों के पक्षधर थे, इसलिए हम इनके नाम से किसान दिवस मनाते हैं। अब इन पे एक ही चीज जुड़ी हुई है कि ये बहुमत न करने के कारण संसद में न पहुंचने वाले प्रधानमंत्री, न पहुंचने वाले प्रधानमंत्री, ये लो, संसद में नहीं पहुंचने वाले प्रधानमंत्री, यानी ये बहुमत इनके पास नहीं था तो ये संसद में न पहुंच, मतलब संसद में पहुंचे नहीं, उससे पहले इनकी सरकार गिर गई। तो संसद में न पहुंचने वाले क्या है? प्रधानमंत्री। और चौधरी चरण सिंह के नाम से हमारे यहां पे चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान, कृषि विपणन संस्थान बना हुआ है। कहां पर? जयपुर में। कहां? ये पूछ लेते हैं। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान वो कहां पर बना हुआ है? जयपुर में। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है जयपुर में। तो देखिए, अब 5वें नंबर के जो प्रधानमंत्री आए वो चौधरी चरण सिंह आए। और चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस कब आता है? 23 दिसंबर को आता है। 23 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? किसान दिवस। ये किसानों के सबसे बड़े हितैषी नेता थे, इसलिए इनके जन्मदिवस को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये संसद में न पहुंचने वाले क्या है? प्रधानमंत्री। संसद में न पहुंचने का मतलब क्या हो गया कि संसद में पहुंचने से पहले ही इनका विश्वास मत गिर गया था, इसलिए सरकार इनकी गिर गई, तो संसद में नहीं पहुंचे। और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर है? तो जयपुर में। इनके नाम से एक संस्था बनी हुई जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। तो ये टोटल आपका टॉपिक आया चौधरी चरण सिंह के बारे में। तो 5 क्वेश्चन हो गए, 5वें नंबर के हो गए चौधरी चरण सिंह। अब 6ठे नंबर पे आइए। तो 6ठा नंबर पे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो 6ठे नंबर पे आ जाइए, राजीव गांधी। 6ठे नंबर पे जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? राजीव गांधी। राजीव गांधी। अब पहले हम बात कर लेंगे, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे वो सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे, सबसे युवा। एक बात, युवा पीएम हो गए, एक बात हो गई। दूसरी बात, सबसे युवा भारत रत्न है, सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त किया। भारत रत्न मतलब प्रधानमंत्री के रूप में, वैसे तो तेंदुलकर है, प्रधानमंत्री के रूप में, समझ गए? तो प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया तो कौन हो गए? राजीव गांधी के रूप में। ठीक है। तीसरी बात इनकी है, 20 अगस्त को इनका जन्मदिवस जो कल आएगा, तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिवस है? सद्भावना। तो सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। और 20 अगस्त को ही हम अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाते हैं। कौन सा? अक्षय ऊर्जा दिवस। अक्षय ऊर्जा दिवस। अब इनको किस नाम से जाना जाता है तो वो देखिए। तो ये तो हो गए, मतलब राजीव गांधी के नॉर्मल परिचय हो गए। 6 नंबर के हमारे पीएम कौन से थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे क्या हैं? युवा पीएम हैं, सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त करने वाले पीएम हैं। और 20 अगस्त को इनका जन्मदिवस आता जो कल आ रहा है सद्भावना दिवस के रूप में, जिसको हम अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी जानते हैं। अब राजीव गांधी के ऊपर क्या क्या इन्होंने काम किया? तो भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक हैं,
तो कंप्यूटर क्रांति के जनक, देखिए कंप्यूटर क्रांति के जनक, क्रांति के जनक, सूचना क्रांति के जनक, सूचना क्रांति और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विकास मंत्रालय, नई शिक्षा नीति, उन्नीस सौ 86। अब देखो ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं चीजों को। देखिए कंप्यूटर क्रांति लाने वाले प्रधानमंत्री, मतलब कंप्यूटर भारत में लाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। अब कंप्यूटर भारत में लाने वाले तो राजस्थान में सबसे पहला कंप्यूटर जो आया था वो इसरो में आया। कहां पर आया? इसरो। इसरो में कंप्यूटर सबसे पहले आया और उस कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। कौन सा नाम था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ कंप्यूटर हमारा पहला कंप्यूटर है जो 1984 में आपका आया था और राजीव गांधी लेके आए थे। और कहां पर लगा था? तो इसरो में लगा था। कहां पर लगा था? इसरो। तो भारत में कंप्यूटर लाने का श्रेय या कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय किसको है? प्रधानमंत्री राजीव गांधी को। और पहला कंप्यूटर कहां पर आया था? तो हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में आया। और कौन सा कंप्यूटर था? वो सिद्धार्थ था। और कब आया था? तो 1984। अब आता है सूचना क्रांति। सूचना क्रांति का जो जनक है वो सूचना क्रांति सेम पित्रोदा का लाया हुआ है। कौन सा? सेम पित्रोदा। सेम पित्रोदा के द्वारा लाएगी, जो राजीव गांधी के मित्र थे लेकिन इनके प्रयासों से लाएगी। और इन्होंने एक इसके लिए संस्था बनाई, सीडेक। तो मेन संस्था है सीडेक। और यहीं से सुपर कंप्यूटर, हमारे सुपर कंप्यूटर वगैरह बने। और सुपर कंप्यूटर कौन से? सुपर कंप्यूटर यहाँ से बने, जिसको आप सुपर कंप्यूटर कौन से हैं? अभी जो लास्ट में परम श्रृंखला के कंप्यूटर है, परम श्रृंखला, परम पदम वगैरह जो भी है, तो वो सुपर कंप्यूटर यहीं से बने। आपको पता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो आजकल आपका कौन सा होने जा रहा है? शिक्षा मंत्रालय होने जा रहा है। तो ये राजीव गांधी के समय ही बना था। और उस समय जो वर्तमान में हमारी शिक्षा नीति, अभी नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, लेकिन वर्तमान तक कौन सी शिक्षा नीति चल रही है? तो 1986 की शिक्षा नीति चल रही है, जिसमें 10+2+3 की विचारधारा है। तो वो शिक्षा नीति वर्तमान में भी चल रही है, जब तक नई लागू नहीं हो जाती। ये भी किसकी लाई हुई है? तो राजीव गांधी की लाई हुई है। अब आगे हम पढ़ रहे राजीव गांधी का और इसमें क्या रोल है। तो राजीव गांधी का देखो, दल बदल कानून लाया हुआ। दल बदल कानून, एक बात बहुत बार परीक्षा में आता है, दल बदल कानून के बाद में सभी को मताधिकार, सभी को मताधिकार, सभी को मताधिकार, आधुनिक पंचायती राज, आधुनिक पंचायती राज, ये पॉलिटिकल में लाए। अब दल बदल कानून है, उसके लिए हमने 52वां संशोधन किया। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन किया 1985 में, 1985 में। और 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया और 10वीं अनुसूची का निर्माण किया। कौन सी अनुसूची का? 10वीं। तो 10वीं अनुसूची का निर्माण, और उसमें दल बदल कानून का प्रावधान है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दल बदल कानून का प्रावधान कौन से संशोधन के द्वारा लाया गया? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन कब आया? 1985 में। उसमें कौन सी सूची आई? 10वीं अनुसूची। उसमें दल बदल का प्रावधान दिया गया है। कई बार परीक्षा में पूछा। सभी को मताधिकार, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन कौन सा है? 1989। और 1989 ये इसके माध्यम से मतदान की आयु 18 से बढ़ाकर 21 से घटाकर 18 की गई। 21 से घटाकर 18। तो हमें सबको 18 वर्ष की गई, तो सबको मतदान का अधिकार दिलवाया। कौन सा संशोधन? 61। और आपको पता है उस समय इन्होंने 64वां और 65वां संविधान संशोधन पारित करवाया था। 64वां पारित नहीं हुआ, 65वां संविधान संशोधन विधेयक था। 64वां किससे? पंचायतों से। और 65वां किससे? नगर पालिका से। समझ गए? नगरीय संस्थाओं से, नगर पालिका से।
जो आगे जाकर के 73वां और 74वां बना है। आगे जाकर के कौन सा बना है? 73वां और 74वां। तो आधुनिक पंचायती राज, हमारे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने कौन सा संशोधन पारित करवाया था? 64वां और 65वां। पारित नहीं हुआ था 64वां और 65वां। वो पारित न होने के कारण आगे जाकर पीवी नरसिंह राव ने इसको कौन सा रूप दिया था? 73वां और कौन सा 74वां। ये सारा काम किसका किया हुआ? राजीव गांधी का। किसका? राजीव गांधी का। और इसी के साथ राजीव गांधी के ये टॉपिक आपका किसके साथ जोड़ सकते हो? बोलो किसके साथ जोड़ सकते हो? तो राजीव गांधी के साथ जोड़ सकते हो। और एक लास्ट में है, एक राजीव जयवर्धने समझौता था। कौन सा? राजीव जयवर्धने समझौता। जयवर्धने समझौता जो हमने पहले करंट में बताया भी है। राजीव जयवर्धने समझौता कब हुआ था? 1987 में। 1987। और इस समझौते में हमने श्रीलंका में शांति सेना भेजी। कहां? कौन सी भेजी? श्रीलंका में शांति सेना। और श्रीलंका में जो शांति सेना भेजी, उस शांति सेना के तहत बाद में लिट्टे के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो लिट्टे के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की हत्या की। वो किस समझौते के कारण की? तो राजीव जयवर्धने शांति समझौता था। 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई थी, इसके तहत की गई। तो ये टोटल आपका राजीव गांधी का योगदान है। तो राजीव गांधी हमने कौन से प्रधानमंत्री बताए? राजीव गांधी के बारे में कौन सा प्रधानमंत्री के बारे में बताया? तो छठे प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के बारे में आपकी सारी बात आ रही है। तो दोस्तों, इनके माध्यम से सारी चीज आपके सामने देखने को मिलेगी। अब आपका आता है सातवां प्रधानमंत्री। सातवां। तो सातवें प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिए, ये सेवंथ प्रधानमंत्री आ गए। सेवंथ प्रधानमंत्री ये है विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है। इनका जो मेन रोल है, विश्वनाथ प्रताप सिंह सातवें प्रधानमंत्री थे। इनका जो मेन रोल है, ये गठबंधन सरकार थी, इनका जो मेन रोल है वो ये है कि इन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिलाया। ओबीसी को आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने का काम इन्होंने किया। 27%, समझ गए? ओबीसी को आरक्षण किस कमेटी की रिपोर्ट पर? तो मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया। कौन से आयोग? मंडल आयोग की सिफारिश पर। आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया। और सिफारिश पर दिया गया, जिसको आप बोलते हैं ना मंडल आयोग, मंडल लागू कर दिया। तो मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को 93 में आरक्षण दिलवाया गया। और किसने दिलवाया? वीपी सिंह ने। और वीपी सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिलाया 27%। और राजस्थान में आरक्षण कितना मिल रहा है? 21%। कितना मिल रहा है? 21%। तो ओबीसी को आरक्षण दिलाने वाला जो प्रधानमंत्री था, और ओबीसी को आरक्षण कौन से आयोग की सिफारिश पर दिलाया गया? तो मंडल आयोग। अब उसके बाद 8वें नंबर का प्रधानमंत्री था, एट्थ प्रधानमंत्री थे वो चंद्रशेखर। कौन थे? चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर हमारे 8वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। कितने नंबर के? 8वें। तो चंद्रशेखर 8वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे। और इनको युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। युवा तुर्क। युवा तुर्क का मतलब है यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये लोग युवा थे, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ करके क्या लिया था? भाग लिया था। और इनके ये थोड़े दिन ही रहे, इनके समय हमारी आर्थिक संकट आया था। आर्थिक संकट। तो आर्थिक संकट में हमने सोना गिरवी रखा, विश्व स्तर पर स्वर्ण गिरवी रखा। स्वर्ण गिरवी संकट में, आर्थिक संकट में स्वर्ण गिरवी एंड बेचान, एवं बेचान। तो ये आपका किसका रोल है? तो किसका रोल है? मतलब सोना, आर्थिक संकट की जो घड़ी आई थी उस समय युवा तुर्क कौन थे? चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने मतलब हमारी आर्थिक संकट को उबारने के लिए हमारा जो रिजर्व सोना होता है, उस रिजर्व सोने को बेचा भी था और गिरवी भी रखा था, जिससे कुछ समय के लिए अर्थव्यवस्था को राहत मिले। तो ये उस समय मंदी का दौर था। तो ये 7वें और कौन से प्रधानमंत्री हो गए? 8वें। 7वें और कौन से प्रधानमंत्री हो गए? 8वें। अब आपका आगे वाला टॉपिक है नौवां प्रधानमंत्री। तो नौवां प्रधानमंत्री देखिए, 9th जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो है पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव। देखिए, पीवी नरसिंह राव,
ठीक है, पीवी नरसिंह राव है। अब पीवी नरसिंह राव के बारे में आइए, इनके समय क्या क्या काम होता है तो देखिए। नंबर 1, ये एक तो सबसे पहले तो ये उदारीकरण लाने वाले प्रधानमंत्री हो, उदारीकरण लाने वाले प्रधानमंत्री, उदारीकरण लाने वाले प्रधानमंत्री। वाले प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद अपन बोलते हैं तो लुकिस्ट पॉलिसी, विश्व के परिप्रेक्ष्य में लुकिस्ट कौन सा है पॉलिसी, विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में लुकिस्ट पॉलिसी, ठीक है। पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो, की ओर देखो, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना, भोजन, और एक आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां 74वां संविधान संशोधन। तो ये दोस्तों किन का है काम, पीवी नरसिंह राव का, पीवी नरसिंह राव का। तो ये टोटल आपका मेन काम है जो पीवी नरसिंह राव का मैं दिखा रहा हूं। तो मेन काम देखिए पीवी नरसिंह राव के बारे में, एक तो उदारीकरण लाने वाले क्या हैं, पीएम, उदारीकरण लाने वाले क्या हैं, पीएम, यानी उदारीकरण को लाने वाले पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री थे। और लुकिस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो तो हमारे आसियान देशों के साथ संबंध वाले प्रधानमंत्री थे। और एक मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील, और एक 73वां 74वां संविधान संशोधन पारित करवा करके पंचायती राज और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया। ये टोटल हमारे प्रधानमंत्री के थे। अब उदारीकरण लाने वाले पीएम जो हैं वो हमारे ये हैं पीवी नरसिंह राव। इस समय जो वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री वो कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे। इन दोनों ने मिलकर के भारत को मंदी से उबारा, और मंदी से उबार करके और उदारीकरण ला करके मंदी से उबारा। उदारीकरण मतलब हमारी नीतियों को उदार बनाया, और उदार बना करके नई आर्थिक नीति बनाई थी 1991 में। नई आर्थिक नीति कब बनाई थी, 1991, यानी अर्थव्यवस्था की जो नीति 1991 में बनाई वो आपकी किससे ओतप्रोत थी, किससे ओतप्रोत थी बोलिए, तो उदारीकरण से ओतप्रोत थी। और इसी समय हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना भी आई। कौन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक थी। 1992 से कब तक थी, 97। और इस योजना ने लक्ष्य से अधिक प्राप्त किया, इसलिए इसको स्वर्णिम योजना बोलते हैं। लक्ष्य से अधिक, क्योंकि उदारीकरण के कारण लक्ष्य से अधिक प्राप्त किया, इसलिए इसको स्वर्णिम योजना बोलते हैं, स्वर्णिम गोल्डन योजना बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर है। तो ये इन्होंने काम किया। लुकिस्ट पॉलिसी, लुक मैंने वापस बोला है, उदारीकरण लाने वाले पीएम कौन थे, तो उदारीकरण लाने वाले पीएम थे नरसिंह राव। इनके समय वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह। इन्होंने आर्थिक संकट से उबारने के लिए उदारीकरण की नीति को अपनाया। और उदारीकरण की नीति को का मतलब क्या हो गया कि नीतियों को उदार बनाया, जैसे विश्व का निवेश हमारे यहाँ पे आ सके और हमारी अर्थव्यवस्था बूस्ट हो सके। इसके लिए उन्होंने नई आर्थिक नीति बनाई। नई आर्थिक नीति कब बनी, 1991। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब बनी, 1992 से 97। और इस पंचवर्षीय योजना में उदारीकरण को पूरी तरह से लाया गया, तब हमने लक्ष्य से अधिक प्राप्त किया, और इसलिए इसको गोल्डन योजना बोलते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था वापस क्या हो गई, पटरी पर आ गई। इसलिए मनमोहन सिंह जी को अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है कि उन्होंने मतलब विपरीत स्थितियों में अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति में लाया, और हमारा देश उस समय आगे बढ़ा। तो लुकिस्ट आगे। अब आया लुकिस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो। एक विदेश नीति में देखो, गुटनिरपेक्षता कौन लेके आया, तो गुटनिरपेक्षता कौन लेके आया, जवाहरलाल नेहरू। वास्तविक गुटनिरपेक्षता कौन लेके आया, तो मोरारजी देसाई। अब कह रहा लुकिस्ट पॉलिसी, पूर्व के देशों की तरफ देखो, तो पूर्व के देश की तरफ मतलब हमारे आसियान जो देश हैं, आसियान में कितने देश हैं, तो आसियान में 10 देश हैं, 10 देश हैं। उनकी तरफ हमारे को ध्यान देना चाहिए। आसियान देशों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। आसियान समझ गए, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, आपका ये 2 देश हैं, 10 देश पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर हैं। इनको कौन सा, आसियान देश बोलते हैं। कौन से देश, आसियान। उनके साथ जुड़े रहने पर बल दिया। अब मध्याह्न भोजन, स्कूलों में मिड डे मील चलाया 1995 में। स्कूलों में मिड डे मील चलाया कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत हमें भोजन मिलना चाहिए। अगर हमें मिड डे मील मिलता है तो बच्चे पौष्टिक भोजन भी मिलेगा, तो पोषण युक्त भी होंगे और स्कूलों से जुड़ाव भी रखेंगे। और 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका रोल जो है वो किसका है, पीवी नरसिम्हा राव का, पीवी नरसिम्हा राव का। ठीक है, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जो आते हैं 9 और 10 नंबर पे आपके कौन से हो गए, 10 नंबर जो प्रधानमंत्री हैं वो आपके एचडी देवगौड़ा, हरदन हली देवगौड़ा। तो एचडी देवगौड़ा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा रोल है। एचडी देवगौड़ा महिला बिल लाने वाले प्रधानमंत्री थे। कौन से, महिला बिल लाने वाले पीएम, महिला बिल लाने वाले पीएम, महिला बिल लाने वाले पीएम कौन से हो गए, एचडी देवगौड़ा। ये देखिए, महिला बिल का मतलब विधायिका में 33% आरक्षण, विधायिका में 33% आरक्षण, मतलब महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए बिल लाने वाले प्रधानमंत्री थे एचडी देवगौड़ा। कौन थे, एचडी देवगौड़ा। तो एचडी देवगौड़ा महिला बिल लाने वाले प्रधानमंत्री थे, लेकिन यह बिल आज तक पास नहीं हो सका है, यह बिल आज तक पास नहीं हो सका है, यह अभी तक वैसा का वैसा है। तो यह बिल आज तक पास, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। ये किस प्रधानमंत्री के काल में लाया गया था, तो एचडी देवगौड़ा। बाद में 11वें प्रधानमंत्री हमारे आए इंद्र कुमार गुजराल। कौन से, इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल जो प्रधानमंत्री आए, इन्होंने एक विदेश नीति में गुजराल सिद्धांत दिया। कौन सा, गुजराल सिद्धांत दिया। तो गुजराल सिद्धांत किसने दिया था, विदेश नीति से रिलेटेड है। गुजराल सिद्धांत से मतलब है कि पड़ोसियों को प्राथमिकता देना, कि हमें पड़ोसी देशों के पड़ोसी को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें विदेश नीति में सबसे पहले पड़ोसियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो पड़ोसियों को हमें विदेश नीति में सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। ये कौन से प्रधानमंत्री हो गए, 11वें इंद्र कुमार गुजराल, जिनके सिद्धांत का नाम कौन सा है, बोलो, जिनके सिद्धांत का नाम है गुजराल सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल, पड़ोसियों को प्राथमिकता। तो दोस्तों आप देखिए, पहला प्रधानमंत्री हमारे कौन हो गए, जवाहरलाल नेहरू, जो सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री भी थे। दूसरा प्रधानमंत्री आपके हो गए लाल बहादुर शास्त्री, जिनके बारे में बताया। तीसरे प्रधानमंत्री आपके हो गई इंदिरा गांधी, जो पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। चौथे प्रधानमंत्री आपके इंदिरा हो गए, मोरारजी देसाई, जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हो गए। छठे प्रधानमंत्री आपके चौधरी चरण सिंह के बाद छठे प्रधानमंत्री आपके हो गए राजीव गांधी के बाद हमने बताया कि भाई वीपी सिंह। सातवें प्रधानमंत्री कौन हो गए, वीपी सिंह। आठवें प्रधानमंत्री आपके चंद्रशेखर, और 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, और 10वें प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, और फिर 11वें प्रधानमंत्री जो आपके इंद्र कुमार गुजराल हो गए। इन सब के कामों के बारे में हमने बात की है। अभी दोस्तों प्रधानमंत्री का टॉपिक और बचेगा। फिर 12वां प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे। फिर 13वें प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी आएंगे, और 14वें प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी आएंगे, और वर्तमान आएंगे। ये तीनों टॉपिक थोड़े बड़े हैं। एक तो कौन सा, मतलब पहला टॉपिक आपका कौन सा, अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा कौन सा, मनमोहन सिंह। और तीसरा टॉपिक कौन सा, वर्तमान प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक बार वापस आप रिपीट कर लीजिए। इंद्र कुमार गुजराल जो 11वें प्रधानमंत्री थे, इन्होंने हमें कौन सा सिद्धांत दिया, गुजराल सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल सिद्धांत का मतलब पड़ोसी को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी हमें विदेश नीति बनाते समय हमें पड़ोसियों को ध्यान में रखना चाहिए। और एचडी देवगौड़ा जो 10वें प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मतलब महिला बिल लाने के लिए, मतलब विधायिका में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ये आज तक पास नहीं हुआ है। ठीक है, अब इससे पहले कितना हो गया, 10, 9वां। अब 9वां प्रधानमंत्री आपके पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव उदारीकरण लाने वाले प्रधानमंत्री थे। हमारे यहाँ पर और आर्थिक संकट आ गया था, तब उदारीकरण कौन लेके आया था, तो पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव के वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने मिलकर के हमारी नई आर्थिक नीति बनाई, जो उदारीकरण से ओतप्रोत थी, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पे विदेशी इन्वेस्टमेंट हुआ और हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला। और उसी के परिणाम स्वरूप 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 92 से 97 तक आई, वो हमारे लक्ष्य से भी अधिक प्राप्त कर सकी, यानी 8% जो लक्ष्य रखा उससे भी ऊपर गई, इसलिए उसको स्वर्णिम योजना
भी बोलते हैं। विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने लुकिस्ट पॉलिसी दी। कौन सी पॉलिसी दी? लुकिस्ट पॉलिसी। लुकिस्ट पॉलिसी क्या है? पूर्व की ओर हमारे पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनके साथ हमें संबंध बढ़ाने चाहिए, यानी आसियान देशों के साथ हमें जुड़ना चाहिए। तो आसियान में कितने देश है? 10 है। थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये जो देश है, म्यांमार है, इन देशों के साथ हमें संबंध बढ़ाने चाहिए। मध्याह्न भोजन योजना 1995, तो मिड डे मील, स्कूलों में मिड डे मील देना चाहिए, जिससे एक तो बच्चे स्कूलों की तरफ आकर्षित हों, ठहराव सुनिश्चित हो उनका, और साथ में उनको पोषण भी मिले। और 73वां संविधान संशोधन, जिसका बेस तैयार किसने किया था? राजीव गांधी ने, लेकिन इसको आगे किसने बढ़ाया? पीवी नरसिम्हा राव ने। तो वो पंचायत और नगर पालिका के लिए था और उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये बात पीवी नरसिम्हा राव के बारे में हमने बात की थी। बोलो, क्लियर है? अगली बात, 8वां प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? चंद्रशेखर। कौन थे? चंद्रशेखर, जो युवा तुर्क के नाम से जाने जाते हैं। उनके समय हमारे देश में आर्थिक संकट आया, तब हमने सोना गिरवी रखा और सोने का बेचान भी किया था। और 7वें प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? वीपी सिंह। वीपी सिंह जो थे, उन्होंने ओबीसी को क्या दिया? आरक्षण। कितना परसेंट? 27। राजस्थान में कितना परसेंट आरक्षण दिया जाता? तो 21। और 1993 और 21 आयोग की सिफारिश पर दिया गया था, तो मंडल आयोग की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? मंडल आयोग। और अब आप आइए, 6ठे प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? राजीव गांधी, जो सबसे युवा पीएम थे, सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री थे। और 20 अगस्त को इनका जन्मदिवस आता है, जिसको सद्भावना दिवस के नाम से जानते हैं, और इसी को अक्षय ऊर्जा दिवस भी बोलते हैं। इनको कंप्यूटर क्रांति का जनक मानते हैं। कंप्यूटर क्रांति, इन्होंने पहला कंप्यूटर आया 1984 में, जो कहाँ लगा था? तो इसरो में। उस कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। दूसरा, उन सूचना क्रांति का जनक भी मानते हैं। सूचना क्रांति में इन्हें सहयोग किसने दिया? तो सैम पित्रोदा ने, जिन्होंने सीडेक पुणे में सुपर कंप्यूटर आदि को डेवलप किया। और मानव संसाधन मंत्रालय बनाया, जिसका नाम पहले क्या था? शिक्षा मंत्रालय। बाद में क्या कर दिया? मानव संसाधन मंत्रालय। अब नई शिक्षा नीति के तहत उसको वापस क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्रालय। और इन्होंने नई शिक्षा नीति बनाई थी उस समय 1986 में, जो वर्तमान में भी चल रही है। अब जो नई 20 में आई है, वो लागू होने के बाद ये समाप्त हो जाएगी। तो ये राजीव गांधी ने आपके काम किए। और साथ में राजीव गांधी के बारे में आगे जो अपन पढ़ रहे हैं आगे, तो उसको आप एक बार देख लीजिए। क्या है? बाद में चौधरी चरण सिंह, 5वें प्रधानमंत्री कौन आए? चौधरी चरण सिंह। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं उनका जन्मदिवस, क्योंकि वो सबसे बड़े किसानों के हितैषी नेता थे। और संसद में न पहुंचने वाले क्या हैं? नेता। अब संसद में न पहुंचने वाले कैसे प्रधानमंत्री हैं? क्योंकि उनको संसद में बहुमत प्राप्त नहीं हो सका था, इसलिए वो पहले ही उनकी सरकार विश्वास के दौरान गिर गई थी। और इनके नाम से राष्ट्रीय चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान बना हुआ है। कहां पर? जयपुर में। इस प्रकार से आप देखते हैं। आगे हम बढ़ें तो आगे देखिए और कौन सा है। आगे की बात करें तो ये आपका मोरारजी देसाई, चौथे नंबर के कौन थे? मोरारजी देसाई। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी और सहयोग से बने थे। जन्मदिवस इनका कब आता? 29 फरवरी। और 29 फरवरी को जन्मदिवस आता है, तो ये बजट को, क्योंकि ये पहले वित्त मंत्री भी रहे, तो सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले और जन्मदिवस पर बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री रहे। और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, और साथ में पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार है निशाने इम्तियाज, वो भी मिला हुआ है। और अब उनके बाद उन्होंने क्या क्या काम किया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 बनाया, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया, यानी अनुच्छेद 31 से हटाकर के इनको 300 में डाल दिया। इन्होंने रोलिंग प्लान बनाया। रोलिंग प्लान का मतलब पंचवर्षीय योजना को तो 5 वर्ष की बनेगी, लेकिन उसके लक्ष्य प्रत्येक वर्ष तय होंगे। ठीक है। और वास्तविक गुटनिरपेक्षता की इन्होंने नीति दी। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने सारे के सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में बताया। अब कल हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री 12 नंबर और 13 नंबर और 14 नंबर, तो अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में हम बात करेंगे। बाद में एक टॉपिक हमारा इसके साथ और होगा कि कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा से थे, कौन से लोकसभा से थे, किसको भारत रत्न मिला, किसको नहीं मिला, वो एक लिस्ट और तैयार करेंगे। तो इसके माध्यम से आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसको मैंने इसलिए लंबा खींचा है कि इसमें आप पेपर उठा के देखोगे ना पुराने, तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी में समाहित है, क्योंकि सारे काम इन्हीं प्रधानमंत्रियों ने किए हैं। इसलिए हमने इस टॉपिक को थोड़ा सा बढ़ाया है, नहीं तो हम इसको बढ़ाते नहीं, हम इसको इकोलॉजिकल रूप से अन्य चीजों से जोड़ दिया।
तो दोस्तों आज हम इंटरनेट के कारण आपसे रूबरू नहीं हो सके, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन कल हम वैसे का वैसा करेंगे, लाइव जुड़ेंगे आपसे, और इंटरनेट की कोई समस्या नहीं है तो पूर्णतः लाइव जुड़ेंगे, और नोट्स से आपको ये नोट्स आपको और हम भेज देंगे, मतलब उस पर तो वो भी आपके पास पहुंच जाएंगे, और सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं। तो रोजाना जुड़ें लाइव, और साथ में लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, अपने दोस्तों सब्सक्राइब भी कराएं, और हमें कमेंट भी भेजें। तो आपका सहयोग रहेगा तो हम और आगे बढ़ते रहेंगे, और आपको भी हम और बढ़िया सुविधा देते रहेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत आभार।